नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा के जो नई डेवलपमेंट्स हैं, नई कुछ चेंजेस हैं, उनके बारे में। कुछ ड्रास जो आए हैं लेटेस्ट, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रोविंस की। इसमें एक नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम की इन्होंने शुरुआत की है। जैसा कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर ने 19 फरवरी 2025 से अपने पीएनपी और एआईपी दोनों के लिए एक नया ईओआई इनटेक प्रोसेस शुरू किया था। इसका मतलब है कि अब आप सीधे अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको ईओआई सबमिट करना होगा। तो इस नए सिस्टम के तहत इसी प्रोविंस ने 8 मई 2025 को 2 ड्रा जो हैं वो निकाले हैं। इसमें एक ड्रा है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर पीएनपी का, एनएल पीएनपी का। इसमें 281 इनविटेशंस जो हैं वो दी गई हैं, आईटीएस जो हैं इशू की गई हैं। उसका दूसरा जो किया है वो एआईपी का किया है। इसमें 47 इनविटेशंस जो हैं इन्होंने दी हैं। कुल मिलाकर 8 मई को जो है 328 उम्मीदवारों को आईटीएस भेजे गए हैं। ये इस प्रोविंस का जो है दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्रा है। इससे पहले 3 अप्रैल को हुए पहले ड्रा में इन्होंने 256 मतलब 256 आईटीएस जारी किए थे। तो हम देख सकते हैं कि इस बार जो है थोड़े से ज़्यादा इन्होंने भेज दिए हैं इनविटेशंस, तो एक अच्छी बात है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2025 में न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के जो प्रोविंशियल नामिनी प्रोग्राम है वो कोटा उसका आधा कर दिया। जैसे कि आपको पता है सबका जो कोटा है वो आधा कर दिया गया था। लेकिन इस प्रोविंस ने जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे बातचीत करके 1000 एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन के लिए जो सीट्स थी वो ले ली। तो इस तरह अब इसके पास पहले जो था 1525 कैंडिडेट्स का कोटा बच रहा था, तो अब इसको हो गया 2025 के लिए 2525 का कोटा हो गया। ये इन चीज़ हमने पिछली वीडियोस में कई बार बताई भी है। तो आज फिर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं जस्ट फॉर रीकैप के इसके पास अब टोटल कोटा जो है 2525 का है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में। तो क्योंकि इससे और लोगों को भी एक्स्ट्रा जो मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो इनका ईओआई सिस्टम है ये काम कैसे करता है, इसमें आपको क्या करना होगा, कैसे काम करना होगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ही जोड़ दिया है इन्होंने अब क्या है कि इसमें पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी उस और अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सबमिट करना है। जो लोग न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में इमिग्रेट होना चाहते हैं उन्हें पहले प्रोविंस के जो ऑनलाइन इमिग्रेशन एक्सेलरेटर पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और अपनी जो ईओआई है वो सबमिट वहाँ करनी पड़ेगी। उसके बाद ईओआई पूल में वैलिडिटी जो है वो 12 महीने की रहेगी। तो वो ऑलमोस्ट इसमें जैसे फेडरल वाले भी ईओआई जो है 12 महीने की रहती है, तो इस तरह से 1 साल की जो वैलिडिटी इसमें रहेगी। अगर आपकी प्रोफाइल सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है और आपके पॉइंट्स अच्छे हैं तो आपको प्रोविंस की ओर से आईटीए मिल जाता है। आईटीए मिलने के बाद एनएलपीएनपी के लिए उम्मीदवार जो है वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा और एआईपी के मामले में उनके एम्प्लॉयर को अप्लाई करना होता है। पीएनपी के लिए आपको खुद करना है और एआईपी के लिए फॉरेन वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को आईटीए जारी होने के लगभग 60 दिनों के अंदर अपना ये एप्लीकेशन जमा करनी है। 60 दिन आपको मिलते हैं उसको जमा करने के लिए अपनी एप्लीकेशन आईटीए मिलने के बाद। एआईपी के केस में एम्प्लॉयर करेगा और जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको फॉरेन वर्कर्स या फॉरेन जो नेशनल्स हैं उनको 60 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करनी है। आईटीए मिलना एक गारंटी नहीं है।
क्योंकि आईटीए में खाली उन्होंने इनविटेशन टू अप्लाई आपको कहा कि आप पीएनपी के लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। आगे वहाँ पे क्या, आगे फिर क्राइटेरियाज होंगे, कोटा होगा, सिस्टम होगा, कंपटीशन है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद आपका काम आगे बनेगा। तो ईओआई सिस्टम लागू होने से पहले जो फॉरेन नेशनल्स थे वो सीधे पीआर पाथवे पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब एक ईओआई सिस्टम कर दिया, एक और स्टेप बना दिया जिससे कि आपका जो है स्क्रीनिंग 2 जगह हो जाएगी अब। तो इनवाइट कोड रिक्वायरमेंट, एक और खास बात यह है कि जो आदमी देश के बाहर रहते हुए एआईपी या एनएलपीएनपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अपने पॉसिबल जो एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, उससे एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ती है। ईओआई जमा करते समय इस इनवाइट कोड का उपयोग किया जाना चाहिए। और एनएलपीएनपी के जो एप्लीकेंट्स हैं वो वैलिड टेम्परेरी स्टेटस पर जो कि कनाडा में हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉयर से इनवाइट कोड की आवश्यकता से एग्जम्पशन मिल गई है। इसी तरह अगर आप एनएल में पीएनपी या एआईपी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए। दूसरी एक बड़ी खबर है कि इमिग्रेशन जो एप्लीकेशन है आपकी, अगर किसी वजह से रिजेक्ट हो गई है तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है, थोड़ी सी बातचीत इसमें कर लेंगे। ये दूसरी बड़ी हेडलाइन है। पॉसिबली जब आपका कोई आईआरसीसी द्वारा कोई आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट की जाती है और आपको लगता है कि भाई ये जो फैसला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं ऑफिसर के ने उसको ओवरलुक कर दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन थी या आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे, तो आप उसको कर सकते हैं। इसे मतलब कोर्ट के पास जा, फेडरल कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है और इसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो अब चेंजेस इसमें क्या हुई, तो कनाडा के फेडरल कोर्ट ने अब ये एक डिसीजन दिया है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो इमिग्रेशन डिसीजंस जो हुए हैं उसको जुडिशियल रिव्यू जो परमिशन दायर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 45 डेज किए दिए गए हैं। पहले इनके पहले 30 डेज होते थे, अब 30 दिन के अंदर अपनी जो है ये दायर कर सकते थे। अब बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल परमिशन के लिए चेंजेस क्या हुए हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि लीव एप्लीकेशन जो आपने जुडिशियल परमिशन के लिए फाइल कर रही हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 45 डेज जो हैं वो दिए गए हैं। पहले इसमें 30 डेज था, अब इसको 45 डेज और बढ़ा के 75 डेज कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा पीरियड है। और इसमें आपको बेनिफिट जो है, किसी को भी अगर रिव्यू में जाना है तो आप उसकी एप्लीकेशन आप लगा दीजिए, आपके पास 75 डेज का टाइम रहेगा। तो 75 डेज जो है एक अच्छा टाइम है इसके लिए। अब रीज़न क्या है, इसको लॉजिक क्या है इसके पीछे के, 2024 और 2025 के दौरान लीव एंड जुडिशियल रिव्यू के लिए जो बैकलॉग है वो काफ़ी बढ़ गया है और कोर्ट के ऊपर भी काम का बोझ काफ़ी बढ़ चुका है। इसलिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है कि 45 डेज में, ताकि कोर्ट भी जल्द डिसीजन कर सके, विद इन टाइम हो जाए सारा कुछ। तो ये 14 मई 2025 को ऐसी नोट, जैसे किसी एप्लीकेंट को जुडिशियल रिव्यू के लिए परमिशन मिल जाती है तो कैनेडियन फेडरल कोर्ट जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मतलब आईआरसीसी के डिसीजन की वो करेगा, एनालिसिस करेगा, और अगर किसी किस्म की उसमें गलती पाई जाती है तो आपकी रिजेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए, उसको आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिकंसिडर करके हो सकता है आपका अगर पॉइंट्स बनते हैं तो आपको चांस मिल जाए, आईटीए भी उसमें मिल सकता है। तो ये है इसका नए सिस्टम का बेनिफिट। तो ये थी आज की 2 मेन हेडलाइंस, एक न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर का नया ईओआई सिस्टम और उनका जो लेटेस्ट ड्रा आए हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी है। तो ये एक अच्छी बात है, छोटे प्रोविंसेस क्योंकि अभी ड्राज अच्छे निकाल रहे हैं, बड़े जो जैसे बीसी और अपना ओंटारियो वगैरह का तो थोड़ा सा काम ढीला हो गया है, बट बाकी प्रोविंसेस जैसे अल्बर्टा ने भी अच्छा टेकअप किया है, उनका कोटा भी अच्छा है, पिछली वीडियो में हमने सारी डिस्कशन की भी थी। तो ये एक बहुत अच्छी जो है डिसीजन है इसमें।
तो अब उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। अगर नहीं भी है, कोई सजेशन है, तो आप किसी और के बेनिफिट के लिए भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, पार्टिसिपेशन कीजिए चैनल के साथ। तो उससे सब लोगों का जो है वो भला होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी इस जानकारी से बेनिफिट उठा सकें और चैनल के साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।